पाकिस्तान, एक ऐसा देश जो आज अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो चलिए आज इसी गहरे संकट की तह तक चलते हैं और समझते हैं उस कर्ज के साम्राज्य को जिसने इस देश को दिवालिया होने की कगार पर ला खड़ा किया है। तो असल में जमीनी हकीकत है क्या? देखिए, पाकिस्तान में आज आम जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। हालत यह है कि सरकार को शॉपिंग मॉल और बाजार रात 8:30 बजे ही बंद करने के आदेश देने पड़े हैं। देश अंधेरे में डूब रहा है और आटे जैसी मामूली चीज के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और यकीन मानिए, ये तो संकट की बस एक छोटी सी झलक है। सोचिए, सिर्फ 1 साल के अंदर पाकिस्तानी रुपया अपनी 40% कीमत खो चुका है। मतलब आम आदमी की जो बचत थी वो रातों रात हवा हो गई। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मदद पाने वाले देशों में से एक होने के बाद भी पाकिस्तान आज दिवालिया होने की नौबत पर क्यों आ गया? आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अभूतपूर्व संकट की दस्तक की। मतलब हमें यह समझना होगा कि आखिर ये संकट पाकिस्तान के लिए पहले के संकटों से इतना अलग क्यों है। देखिए, पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है, $3 अरब से भी कम। आपको अंदाजा है ये कितना कम है? ये लगभग उतना ही है जितना दिवालिया हो चुके श्रीलंका का था। मतलब ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और इस संकट का असर अब हर तरफ साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ जहां बिजली की भारी कटौती की वजह से देश की जीडीपी को 4% का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ गेहूं की कमी से लोगों में गुस्सा है, सामाजिक अशांति है और कई जगह तो भगदड़ तक मच रही है। लेकिन सवाल वही है, ये सब अचानक से कैसे हो गया? अच्छा, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इतिहास में, क्योंकि इस समस्या की असल जड़ है सेना का कब्जा। कहानी शुरू होती है 1947 में बंटवारे के साथ। पाकिस्तान को सेना का तो 1/3 हिस्सा मिल गया, लेकिन संसाधन मिले सिर्फ 17%। फिर जिन्ना के बाद कोई मजबूत पॉलिटिकल लीडरशिप भी नहीं उभर पाई और इस खालीपन को भरा सेना ने। और नतीजा ये कि आज तक पाकिस्तान में 29 प्रधानमंत्री बने हैं और एक ने भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इसीलिए तो पाकिस्तान की सेना के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है। कहते हैं कि वो जंग कभी जीती नहीं और इलेक्शन कभी हारे नहीं। बस ये एक लाइन ही सेना के पॉलिटिकल कंट्रोल को समझाने के लिए काफी है। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं, और ये वो हिस्सा है जो बताता है कि कैसे विदेशी मदद, जो एक तरह से लाइफलाइन होनी चाहिए थी, वही पाकिस्तान के लिए एक जानलेवा जाल बन गई। इसे समझने के लिए ना एक कॉल सेंटर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई अमेरिकी कंपनी अपना खर्चा बचाने के लिए भारत में कॉल सेंटर खोल देती है ना, ठीक वैसे ही अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ अपनी लड़ाई को पाकिस्तान में आउटसोर्स कर दिया। पाकिस्तान बन गया मुजाहिदीनों के लिए ट्रेनिंग सेंटर और इसके बदले में उसे मिले अरबों डॉलर्स की मदद। और बस इसी मदद की वजह से पाकिस्तान एक कर्ज आधारित इकोनॉमी बन गया। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट से नहीं चलती, बल्कि पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज और नई मदद पर टिकी रहती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हों। असल कर्ज तो कभी खत्म ही नहीं होता। फिर इस खेल में एंट्री हुई चीन की। चीन ने सीपेक जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हाई इंटरेस्ट पर कर्ज दिए। पर इसमें चालाकी देखिए, इन प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली कंपनियां भी चीनी, मजदूर भी चीनी। इसका मतलब पैसा घूम फिर के वापस चीन पहुंच गया और पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ और बढ़ गया। इसी को कहते हैं डेट ट्रैप, यानी कर्ज का जाल। लेकिन सवाल यह है कि ये सारा पैसा आखिर जाता कहां है? और यहीं पर हमारी इस कहानी का सबसे जरूरी, सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सामने आता है। नाम है मिलिट्री इंक, यानी देश के अंदर ही एक और साम्राज्य। सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन पाकिस्तान की सेना सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं करती, वो सीमेंट बनाती है, कपड़े बेचती है, मीट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बैंकिंग और तो और बेकरी तक चलाती है। ये शायद दुनिया की इकलौती ऐसी सेना होगी जो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाती है। अच्छा, इसका एक जीता जागता उदाहरण देखिए। पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा के परिवार की संपत्ति 2016 में उनकी पत्नी की बताई गई संपत्ति थी 0 और 2022 तक ये हो गई 220 करोड़ रुपए। और अगर पूरे परिवार की बात करें तो ये आंकड़ा 1270 करोड़ तक पहुंच गया। जरा सोचिए,
तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा साम्राज्य फलता फूलता कैसे है? इसका राज छिपा है एक स्पेशल स्टेटस में। सेना जो बिजनेस चलाती है, जैसे कि फौजी फाउंडेशन, उन्हें इनकम टैक्स में छूट मिलती है। अब आप ही सोचिए, ये तो एक ऐसी रेस हुई जहां एक रनर को पहले से ही 100 मीटर की बढ़त दे दी गई हो। ऐसे में कोई प्राइवेट कंपनी मुकाबला कैसे करेगी? नामुमकिन है। चलिए अब लौटकर आते हैं आज के हालात पर। एक ऐसी सिचुएशन जहां आईएमएफ जैसी पारंपरिक लाइफलाइंस भी अब काम नहीं आ रही हैं, और यहीं से शुरू होता है कर्ज, शर्तों और मजबूरी का खेल। अब देखिए, पाकिस्तान एक दोराहे पे खड़ा है और दोनों ही रास्ते मुश्किल हैं। एक तरफ है आईएमएफ जो मदद तो देगा, लेकिन उसकी शर्तें बहुत कड़ी हैं, जैसे डिफेंस बजट कम करो, अपने टॉप अधिकारियों की टैक्स रिपोर्ट दिखाओ। अब ये शर्तें तो सीधे सीधे सेना के बिजनेस एम्पायर पर हमला हैं। और दूसरी तरफ है सेना, जो अपने बजट और सीक्रेसी को बचाने के लिए दूसरे देशों से पर्दे के पीछे डील करना ज्यादा पसंद करती है। और देश में इस मदद पर निर्भरता की जो मानसिकता है वो इतनी गहरी हो चुकी है कि सोचिए, एक पूर्व प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, मतलब भिखारी अपनी पसंद नापसंद नहीं बता सकते। ये दिखाता है कि हालात कितने खराब हैं। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं कि अगर देश को बचाने के लिए सेना के बजट पर कैंची चलाना जरूरी है, तो क्या पाकिस्तान की सेना, जो खुद एक इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, ऐसा कभी होने देगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही पाकिस्तान का भविष्य तय करेगा।